5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव का आज सबसे बड़ा दौर है। 5 राज्यों में 20 करोड़ लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं और तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी की सभी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जबकि असम में आखिरी दौर की वोटिंग है। पश्चिम बंगाल में तीसरे दौर का चुनाव है। कई बड़े चेहरे सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे हैं, जैसे रजनीकांत, कमल हासन, मेट्रो मैन श्रीधरन, स्वपन दास गुप्ता और पी चिदम्बरम भी सुबह सुबह जल्दी वोट डालने वालों में से हैं। हमारे साथ मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं और अलग अलग जगहों से हमारे पास कुछ खबरें भी आ रही हैं। बाबा, इसको बताने की कोशिश करें। कुछ झड़पों की भी खबरें हैं, ईवीएम से जुड़ी संबंधित कुछ खबरें हैं, हत्या की खबरें हैं, विस्तार से बताएं। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि अभी जो इस तीसरे दौर का जो चुनाव शुरू हुआ है उसमें 3 ऐसी घटनाएं हैं जो देखने को मिली हैं। और ये घटनाएं जो हैं, एक उलबेड़िया एक जगह है, विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर कि 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीनें पकड़ी गई हैं। एक कथित रूप से आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर से पकड़ी गई हैं। और अब जो स्थिति ये है कि वो रिजर्व मशीनें बताई जा रही हैं, उसको जब्त कर लिया गया है और जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो ये एक पहली बड़ी घटना आप कह सकते हैं कि ये है। आज की दूसरी घटना जो है वो हुबली की है, गोघाट की घटना है, जहां पर कि एक महिला की हत्या हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जो महिला का जो बेटा है वो जो है बीजेपी का कार्यकर्ता है, इस वजह से वहाँ पे टेंशन हुई है। तीसरी घटना जो है वो भोगड़ा घाट में है, जहाँ पर आईएसएफ के एक कैंडिडेट ने धरना दिया हुआ है। उनका आरोप है कि वहाँ पे बूथ में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से गड़बड़ियाँ हो रही है। जो उलबेड़िया की घटना है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो जहाँ पे 4 मशीनें पकड़ी गई हैं और उसको लेकर के बवाल थोड़ा ज़्यादा हो गया है। जैसा मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उन मशीनों को अब इलेक्शन प्रोसेस से हटा दिया है। तो ये 3 मेन घटनाएं जो है अभी देखने को मिली हैं। और ये जो तीसरा फेज है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 31 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ममता बनर्जी की टीएमसी की जो काफ़ी स्टेक जो है दांव पे लगी हुई है, क्योंकि 2016 में इन 31 सीटों में से 29 सीटें टीएमसी ने जीती थी। कई जगह पर बीजेपी जो है 2019 के आंकड़ों के अनुसार, जैसे तारकेश्वर की सीट है जहां पर बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता लड़ रहे हैं, वो उस सीट पर बीजेपी ने बढ़त हासिल की थी। तो बीजेपी भी काफ़ी उम्मीदें लगाई हुई। बिल्कुल मनोरंजन, आप बने रहिए हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित हैं हमारे साथ, एडिटर हैं द ट्रिब्यून के, और अदिति फडणिस है, राजनीतिक संपादक हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। आप दोनों का स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। संदीप, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर मनोरंजन जिस तरह की जानकारियां दे रहे हैं, ईवीएम किसी नेता के घर से मिल रही है, इसके पहले हम असम में भी देख चुके हैं, इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। हिंसा भी देख रहे हैं और ध्रुवीकरण भी बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो खासतौर से वहां पर देखने को मिला है। किस तरह से ये जो इस बार चुनाव हो रहे हैं और आज जो 30 सीटें हैं उनमें आप बीजेपी की स्थिति देख रहे हैं, क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2019 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी ने कुछ सीटों पर अच्छी बढ़त हासिल की थी। हाँ, एक्चुअली ये तीसरा फेज है वेस्ट बंगाल में, और इस तीसरे फेज में संघर्ष जो है चरम पे है, क्योंकि हम वाकई में तीनों फ्रंटों के बीच लड़ाई है। पहले 2 फेजों में हमने देखा कि मोटा मोटी जो कांग्रेस आईएसएफ लेफ्ट फ्रंट था वो तीसरे नंबर पे पीछे थोड़ा थोड़ा चल रहा था। यहाँ पर हुगली और साउथ 24 परगना पे आईएसएफ के जो का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी माना जाता है, और इसीलिए आपकी एक न्यूज रिपोर्ट में खबर भी है कि एक बूथ के बाद आईएसएफ के कैंडिडेट बैठे हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ अपनी जीतने की अच्छी चांसेस लगते हैं। उसके अलावा ये है कि टीएमसी अपना गढ़ रोकने की कोशिश कर रही है, और बीजेपी जो है उसने यहाँ पे बल्कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सिनेमा स्टार्स उतारे हुए हैं, और फिर स्वपन दास गुप्ता खुद भी लड़ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी डायमंड हार्बर की हैं, जो कि टीएमसी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की सिटिंग सीट है। तो ये देखने वाली भी बात है कि इन सीटों पे क्या टीएमसी अपना वर्चस्व कायम कर पाती है। पर वाकई अगर अभी तक के बंगाल के इलेक्शन में देखा जाए तो सबसे तीव्र संघर्ष हमें इधर ही मिलेगा, जहां की तीनों फ्रंट्स जो हैं वो कॉन्टेस्ट में है।
बिल्कुल, अदिति फडणवीस भी है हमारे साथ। मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले ही हम हमारे जो सहयोगी हैं मनोरंजन भारती, वो वहां खुद मौजूद हैं और उनसे बातचीत भी चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप ये टीएमसी वर्सेस बीजेपी को तो देखिए, लेकिन कुछ सीटों पर यहां पर, जैसा कि अभी संदीप भी बता रहे थे, कि आईएसएफ और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है लेफ्ट कांग्रेस का, उसको आपको तवज्जो देना होगा, क्योंकि कुछ सीटें वो अपने वहां पर वो थोड़ा सा आगे दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप आंकड़े देखती हैं अदिति जी, तो ये नजर नहीं आता। अगर हम तुलना करते हैं 2011 से लेकर 2016 के चुनावों में, और 2016 को अगर हम दरकिनार भी कर दे तो 2019 के जो आंकड़े रहे हैं वहां पर भी, वो लोकसभा के चुनाव को भी देखें तो 29 सीटों पर अब भी इन 31 में से टीएमसी ही आगे दिखाई देती है। क्या भाजपा कुछ बदल पाई है 2019 से 2021 में? देखिए, 2019 से 2021 मेरे ख्याल से सही कंपैरिजन नहीं होगा। हमें लाइक टू लाइक कंपैरिजन करना चाहिए। तो 2021 और 2019 और 2024 का कंपैरिजन सही होगा मेरे ख्याल से। जहां तक आपका नजरिया दूसरी तरह से बिल्कुल सही है कि हमें बिग पिक्चर देखनी है। ये छोटी मोटी सीटें, एक इधर एक उधर, किसका वर्चस्व ज्यादा है किसका कम है, मुझे लगता है इसमें न उलझने के बजाय हमें एक बृहद उस नजर से देखना पड़ेगा। और कुल मिला के निश्चित रूप से ममता बनर्जी का प्रदर्शन एज चीफ मिनिस्टर बहुत लोग मानते हैं कि अच्छा रहा है, लेकिन जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रही हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। एडवांटेज फॉर बीजेपी है तो जाहिर है कि फायदा भाजपा को है। निश्चित रूप से अदिति आपने सही कहा, और संदीप जो है उनकी बात से भी मैं सहमत होऊंगा कि ये जो एरिया है यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो तीसरा मोर्चा है उसको भी आप कम करके नहीं आंक सकते हैं। खासकर कैनिंग की जो सीट है वहाँ पे आईएसएफ जो है वो काफ़ी मजबूत है। वहाँ की रैलियों में जो है काफ़ी भीड़ जमा हुई थी। जो अब्बास सिद्दीकी की रैली हुई थी आईएसएफ की कैनिंग सीट में। और दूसरी बात संदीप ने ये बात भी सही कही कि ये जो इलाका है डायमंड हार्बर का, जहाँ पर अभिषेक बनर्जी जो है लोकसभा जीत के आते हैं, उन इलाकों कुछ इलाकों में वोटिंग है, तो उनके लिए भी एक टेस्ट होगा, क्योंकि कहा जाता है कि ममता बनर्जी की विरासत जो है अभिषेक के पास होगी। बीजेपी के पास चुनौती जरूर है, बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अदिति के इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि आप लोकसभा के आंकड़े को सीधा सीधा नहीं कह सकते कि विधानसभा में क्या होगा। तो इसलिए बीजेपी के पास चुनौती है। ममता बनर्जी जो है वो अपनी ग्राउंड कितना होल्ड करती है। दूसरा जो मैंने एक जो साइलेंट वोटर है उसकी बात यहाँ पे आप लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा कि महिला वोटरों की कोई बात नहीं कर रहा है, और बड़ी संख्या में महिला निकली। आप मेरे पीछे जो लाइन है यहाँ पे उसमें महिलाएं हैं जो कि साइलेंट है और उसकी चर्चा नहीं होती है, और निश्चित रूप से ये एडवांटेज हो सकता है ममता बनर्जी के लिए, प्लस पॉइंट है यहाँ से। बाबा, एक छोटा सा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लगातार ये बात भी कह रहे हैं, महिला वोटर्स का भी आपने जिक्र किया, लेकिन मैं तारकेश्वर सीट का जिक्र करना चाहता हूँ। स्वपन दास गुप्ता, उनसे आपने बातचीत भी की और वहां पे बहुत ज्यादा अंतर नहीं था वोट्स का जब जीत और हार की बात थी, लेकिन संसद छोड़कर वो यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने आए। और एक सवाल बार बार उठता रहा है कि भाजपा के पास कैंडिडेट्स नहीं है, वो बार बार इधर उधर से कैंडिडेट्स बुलाते हैं, वो चाहे भले उनको लोकसभा छोड़वानी पड़ जाए राज्यसभा। जी हाँ, मैंने तारकेश्वर में स्वपन दास से भी यही सवाल पूछा, और मैंने बाबुल सुप्रियो से भी यही सवाल पूछा कि केंद्र में मंत्री होते हुए क्या कोई विधायकी लड़ता है क्या। और स्वपन दास से तो मैंने पूछा कि दादा आपने राज्यसभा छोड़ के लड़े हो, यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आपका करियर टेक ऑफ करने के पहले खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है तुम जर्नलिस्ट हो इसलिए ऐसा सवाल पूछ रहे हो, लेकिन तारकेश्वर एकमात्र ऐसी सीट है, शशांक बता दूं, जहां पर 2000 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी 4000 वोट से आगे थी, तो वो तारकेश्वर की जो सीट है स्वपन दास के लिए सेफ मानी जा रही है। बिल्कुल।